वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स की, क्योंकि पिछला वीडियो हमने क्लियर किया था। पिछली वीडियो में हमने एंजाइम्स के बारे में क्लियर किया था और आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे विटामिन्स को। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है और बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हमने प्रोटीन्स पढ़ लिए हैं और बायोमोलिक्यूल्स में हमने एंजाइम्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, ये तीनों अब तक के वीडियो की सीरीज में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स खत्म हो चुके हैं। लेटेस्ट अपना जो वीडियो, जो ये करंट वीडियो जो चल रहा है, वो चल रहा है हमारा विटामिन्स के बारे में। नया जो हमारा बायोमोलिक्यूल है दैट इज विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल कंपाउंड्स विच आर यूजफुल फॉर अवर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए, हमारे अंदर जो कुछ डिजीज़ अगर हो जाती है तो उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मतलब इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कई सारे डिजीज़ हो जाती हैं, यानी हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के रीजनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं जो हमको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, हमको रेगुलरली लेते रहना चाहिए। एक रेगुलर इंटरवल पर हमको इनको सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक करते रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन जो हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग। तो जो ये क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। विटामिन्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है एक्चुअली इनको। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मतलब क्या है, यहाँ पर हमको कौन से विटामिन्स मिलेंगे? जो फैट में घुल जाते हैं, जो फैट में स्टोर हो जाते हैं। फैट मतलब वसा, वसा में विलय कहते हैं इनको। ठीक है, वसा में घुलनशील, जो वसा में घुल जाते हैं, वसा में विलय हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एक्चुअली जो विटामिन्स हैं बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन्स में हमारे पास ए, बी, ई, के, बी, सी, एच, ये एक एक्सेप्शन है। एक्चुअली ये अभी नॉर्मली सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये पता चल चुका है। अब ये मीनिंग की बात करेंगे। अब इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं दीज आर ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये फैट में स्टोर हो जाते हैं। हम जो भी कोई ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कोई फूड इंटेक करते हैं जिसमें ये विटामिन है, तो हमारी बॉडी के अंदर ये विटामिन सेपरेट कर लिए जाते हैं और इन विटामिन को सेपरेट करके किस में स्टोर कर दिया जाता है? फैट में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैट में स्टोर हो जाते हैं और जब हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो एंजाइम्स या केमिकल्स जो हैं वो हमारी बॉडी से, हमारी फैट से इन एंजाइम्स को एब्जॉर्ब करके वापस सीक्रेट कर देते हैं बॉडी के रिक्वायरमेंट पे। जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इन विटामिन की, वहाँ पर इसको सप्लाई कर देते हैं। अगर ये कहाँ प्रेजेंट है? फैट में। अगर नहीं होते हैं तो फिर इनके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो होने लगते हैं, यानी हमारी बॉडी ऐसे सिम्टम शो करती है कि भाई हाँ ये विटामिन खत्म हो गया, फटाफट इसको इनटेक करो या इसका इलाज कराओ। तो विटामिन अगर हमारे पास प्रेजेंट है, फैट में सॉल्युबल है, प्रेजेंट है, तो वो हमारी बॉडी उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से एब्जॉर्ब करके और बॉडी को अप्लाई करेगी, सप्लाई करेगी। ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। सेकेंड होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो जल में विलय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील या जल में विलय, जो पानी में घुल जाते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, ये दो विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, वाटर सॉल्युबल का मतलब है ये हम जो पानी पीते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी में, जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, तो वो उस पानी में ये विटामिन डिजॉल्व हो जाते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें से हमको विटामिन मिलते हैं। अब अगर ये विटामिन हमको मिल रहे हैं तो ये विटामिन जो है ये हम पानी पियेंगे, पानी इंटेक करेंगे तो ये उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। अब ये उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे तो आपको पता है कि
हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से वाटर को रिलीज करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर्स क्या है हमारे, जो पसीना आता है, स्वेटिंग, स्वेटिंग है और यूरिनेशन है। एक्चुअली यूरिनेशन मतलब जो हम लोग जो टॉयलेट जाते हैं तो उसको यूरिनेशन कहते हैं। यूरिनेशन के थ्रू पानी रिलीज होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। स्वेटिंग के थ्रू पानी रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और ये वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन थोड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये लगातार हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते रहते हैं। एक्सक्रीट का मतलब है ये विटामिन लगातार हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाते। जैसे कि यहाँ पर फैट स्टोर्ड है, एडीई के, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहेंगे। इनको रेगुलरली लेना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि कहाँ स्टोर रहेंगे? फैट में। बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ से ये रिलीज करके पहुँचा देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारी बॉडी में पहुंचे और पीछे से पानी पहुंच गया, पानी पहुंच गया, ये फट से उसमें घुल गया। अब पानी पहुंच गया, फिर पानी रिलीज हो गया, तो ये भी रिलीज हो गए। तो एक्चुअली ये विटामिन हमको कंटिन्यूसली फूड में रेगुलरली इनटेक करने चाहिए। इसी पर क्वेश्चन भी है कि वाई विटामिन सी इज कंसिडर्ड एज द रेगुलर फूड सप्लीमेंट। मतलब क्या है, विटामिन सी को रेगुलर फूड सप्लीमेंट क्यों माना जाता है? यानी हमारे भोजन में विटामिन सी कंटिन्यूसली मतलब होना क्यों चाहिए? हमारे भोजन का एक आवश्यक आहार कारक, एक बेसिक एलिमेंट जो है विटामिन सी क्यों है, क्यों लेना चाहिए हमको? एक्चुअली विटामिन सी जो है वो हमको कुछ स्पेसिफिक फ्रूट से ही मिलता है। देखिए, ये क्वेश्चन विटामिन सी पर ही एप्लीकेबल है, विटामिन बी पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि विटामिन सी ही क्यों हमको लेना चाहिए, फूड में स्पेशली क्यों लेना चाहिए? क्योंकि विटामिन सी का मेन सोर्स जो है वो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं। सिट्रस मतलब नींबू वंशी है। जो नींबू जैसे फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है और मौसमी है, इस तरीके के फ्रूट जो हैं हम इनको रेगुलरली नहीं यूज़ करते। ठीक है, रेगुलरली यूज़ नहीं करते तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ से हमको दिक्कतें होने लगती हैं, उसके सिम्टम्स हमारे बॉडी में आने लगते हैं। विटामिन सी हमारे लिए मेनली दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होता है, और सेकेंडली वो हमको स्कर्वी डेफिशिएंसी से मतलब उसके स्कर्वी डिसीज जो है उससे बचाता है। स्कर्वी क्या होता है कि हमारे जो गम्स होते हैं, जिसमें दांत हमारे फिक्स रहते हैं, हमारे दांत जिस मांस में फिक्स हैं उसको गम्स कहते हैं और मसूड़े कहते हैं। और विटामिन सी की कमी होगी तो वहाँ से वो ब्लीडिंग होने लगेगी, और ब्लीडिंग होगी तो वो पता है, वो डेफिनेटली दैट इज द सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो दो चीज़ें हैं जो विटामिन सी के थ्रू हमें शो होती हैं। एक तो स्कर्वी जो डिजीज है, सेकेंडली हमारा इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए अब आप बोलोगे सर विटामिन बी पर क्वेश्चन क्यों नहीं है? देखिए, विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं, एक्चुअली वो सोर्सेज हम रेगुलरली कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं। विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? एक्चुअली विटामिन सी हम ले सकते हैं, जैसे हम दाल यूज़ करते हैं, हम कुछ सब्जियां स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, मेनली हम मिल्क यूज़ करते हैं। मिल्क हम अपनी डाइट में कहीं ना कहीं इसको सेट रखते हैं कि सुबह, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, कभी भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो मिल्क में विटामिन बी के सोर्स होते हैं, विटामिन बी होता है, B1, B12, B6, B12, कई विटामिन होते हैं बी के। तो वो कुछ ना कुछ विटामिन बी जाता है। ऐसी दाल में कुछ अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, और कुछ जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं से हमको विटामिन बी तो मिल जाता है। तो विटामिन बी का रेगुलरली हम ऑलरेडी लेते हैं। उसमें हम विटामिन बी तो ऑलरेडी हर रोजाना किसी ना किसी फॉर्म में ले लेते हैं, पर विटामिन सी लेते हैं क्या? आप अपने आप सोचो इस चीज़ को। क्या हम डेली नींबू चाटते हैं, कि डेली संतरे, मौसमी या आंवला डेली खाते हैं क्या? ये चीज़ नहीं खा पाते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन केवल विटामिन सी पर एप्लीकेबल है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हुआ वो दो हुआ, विटामिन का क्लासिफिकेशन दो टाइप में, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है उनको रेगुलरली लेना जरूरी नहीं है, एक टाइम इंटरवल पे आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अगर जाएंगे बॉडी में तो कहाँ स्टोर हो जाएंगे? वो फैट में स्टोर हो जाएंगे। हमारी बॉडी का जो वसा है, जितनी चर्बी हमारी बॉडी में फैट है, वहां पर वो स्टोर हो जाएंगे। जब हमको चाहिए होगा तो वो हमको बॉडी निकाल कर दे देगी। लेकिन विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है, ये रेगुलरली हमारी बॉडी से रिलीज होते रहते हैं। बट विटामिन बी जो है वो अल्टरनेटली हमको रोजाना कहीं ना कहीं से हमारे पास सोर्स आ जाता है। हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमको विटामिन बी के सब्स्टिट्यूट मिलते रहते हैं। विटामिन सी का हमारे पास कोई स्पेशल सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको हमको लेना होगा तो कहाँ से लेना होगा? वो हमको सिट्रस फैमिली के फ्रूट से ही मिलेगा। और हमको अपने भोजन में, अपनी डाइट में कहीं ना कहीं विटामिन सी को स्पेस देना है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
अगर विटामिन सी हम नहीं लेंगे तो हमारा धीमे धीमे इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम जल्दी बीमारी की गिरफ्त में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेन बात क्या कि इनके जो डिवीजन है, इनके जो क्लासिफिकेशन है विटामिन को कैसे होता है। नेक्स्ट आता है अपना डिजीज, किस विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। तो विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इससे नाइट ब्लाइंडनेस एक बहुत कॉमन रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रात्रि अंधता, रतौंधी कहते हैं हिंदी में, इसको रतौंधी या रात्रि अंधता कहते हैं। एक्चुअली रतौंधी या रात्रि अंधता का मतलब है कि जब ये सनसेट हो जाएगा, सूरज डूब जाता है, सनसेट के बाद जो है वो व्यक्ति को, जो जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको आफ्टर सनसेट स्पेसिफिक नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, बहुत कम दिखता है। तो एक्चुअली दैट इज द मेन कॉज ऑफ विटामिन ए। मतलब विटामिन ए बहुत कम हो जाएगा, शरीर में विटामिन ए खत्म हो जाएगा, तब वो नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी, रात में धुंधला देखना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रात्रि अंधता। ठीक है, ऐसे ही एक होता है जीरोफ्थैल्मिया, 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 इसकी स्पेलिंग भी बड़ी स्पेसिफिक है। जीरोफ्थैल्मिया एक्चुअली क्या होता है, जीरोफ्थैल्मिया जो है दैट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्डनेस ऑफ रेटिना। हमारे आंख में जो एक पुतली होती है, रेटिना कहते हैं उसको, तो ये उसको हार्ड कर देता है। एक्चुअली रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम होता है कि जैसे अंधेरा हो जाए तो हमारी पुतली जो है, या कह लो कि हमारी आंखें एकदम बड़ी सी हो जाती है, क्योंकि वो अंधेरा होने पर एकदम अपने आप को सजग करती हैं, एकदम एक्टिव हो जाती है कि भाई हमको चीज़ें साफ साफ दिखने लगे। और अचानक हम अंधेरे से रोशनी में आए या एकदम लाइट आ जाए तो हमारी आंखें एकदम छोटी हो जाती है। तो एक्सपेंशन होना और कॉन्ट्रैक्शन होना दैट इज अ फंक्शन ऑफ आईलिड, मतलब जो पुतली है जिसको रेटिना कहते हैं, वो उसका काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो पुतली जो है तो वो हार्ड हो जाती है। हार्डनेस ऑफ रेटिना जो है वो जीरोफ्थैल्मिया होता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ रेटिना को जो हम कहते हैं वो जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन वो खत्म हो जाता है। उसकी आंख पर फिर लाइट के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, उसको कम या ज़्यादा लाइट इफेक्ट, उसको पता चलता है कि लाइट कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली फील नहीं कर पाता है। मतलब उसके फेस से, उसकी आंखों से पता नहीं चलता कि वो लाइट फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। नॉर्मल पर्सन जो होगा वो फील करेगा, वो अंधेरे में उसकी आंखें एकदम, या उसका जो आंखों में एक्सपेंशन हो जाएगा, और लाइट में जाएगा, एकदम लाइट आएगी तो उसकी आंखें एकदम छोटी हो जाएंगी। तो इस तरीके के ये फील नॉर्मल पर्सन में होगा, लेकिन जिसको जीरोफ्थैल्मिया होगा वो ये चीज़ें फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, फिर आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेरी एक जो है, यहाँ पर इसको हिंदी में बोलो तो सूखा रोग कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर जो भूख है वो नहीं लगती, नॉर्मल बच्चों में ये होता है, भूख खत्म हो जाती है, हाथ पैर बिल्कुल सूखे जाते हैं एकदम, तो उसको कहते हैं विटामिन बी1। डेफिशिएंसी विटामिन बी1 की होती है, उससे बेरी होता है। और नॉर्मली जैसे हम इनके सोर्सेज देखें, देखिए जब कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेन उसका जो क्योर है क्योरनेस जो है वो केवल मेडिसिन से होगा। अगर जल्दी रिकवरी चाहते हो, उसकी रिकवरी अगर जल्दी चाहते हो तो मेडिसिन वो आपको उस स्टेज में ले आएगा कि आपकी बॉडी से उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग रिकवरी अगर आप चाहते हो तो लॉन्ग रिकवरी के लिए आपको उसके सोर्सेज लगातार कंटिन्यूसली अपने फूड में इनटेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी1 बेरी, तो इसके लिए मेनली जो सीरियल्स, कहीं भी आप मेन चीज़ें जो हैं, अगर आप स्पेसिफिक नहीं खा सकते तो आप मेन चीज़ें तो ज़रूर लीजिए फूड में, एक मिल्क, एक सीरियल्स और वेजिटेबल्स और पल्सेस, मतलब दालें ज़रूर रखें, और मोटा अनाज या किसी भी टाइप रेगुलर अनाज, जैसे रेगुलर हम खाते हैं, रोटियां खाते हैं, चपाती खाते हैं, चपाती जो होती है गेहूं की होती है। ठीक है, वीट, तो इसमें हम कुछ अलग चीज़ें मिला सकते हैं, मिला करके हम मिक्स कर सकते हैं, जैसे रागी का आटा है, चने का आटा है, ठीक है, थोड़ा मोटे अनाज का आटा मिला करके, और मतलब एक रेशियो में 10 किलो में आप आधा किलो रागी का आटा, आधा किलो चने का आटा, इस तरीके से मिलवा करके आप उसे मिक्स करके, और वो एक फाइबरस फूड मिलता है, तो उससे विटामिन पहुँचते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर इंटरवल से हमको पल्सेज यूज़ करनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल से हमको ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर किसी टाइप के विटामिन की कोई डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं होंगे। ठीक है,
तो एक नॉर्मल हम अगर सोर्स देखें तो नॉर्मली पल्सेस, व्हीट, मिल्क और क्या कहते हैं सीरियल्स, ये 4 चीज़ें एक रेगुलर इंटरवल पे हमको लेनी चाहिए। और अगर नॉन वेज अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप क्या कहते हैं एग यूज़ कर सकते हैं। एग भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन और प्रोटीन्स का। एग यॉक है, एग वाइट है, तो इस तरीके से ये भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉन वेज अगर आप ले सकते हैं तो उसमें आप फिश कॉड लिवर ऑयल कहते हैं जिसको, फिश का जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन का, वो उसमें बहुत सारा विटामिन होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ नॉर्मल डेफिशिएंसीज है। ऐसे ही विटामिन B6, B1, विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 के डेफिशिएंसी से कन्वर्जन्स होते हैं। कन्वर्जन्स मतलब जो हमारी मांसपेशियों में मरोड़ पड़ती है, एकदम ऐसा लगता है नस खिंच गई हो, एकदम ऐंठन सी होने लगती है मांसपेशियों में। कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पे भी मस्कुलर होता है, जो भी मस्कुलर बॉडी में पार्ट होगा वहाँ पर मस्कुलर पेन हो जाता है, एकदम क्रैम्प आ जाता है। तो उस टाइप से उसको वो जो डेफिशिएंसी है विटामिन B6 से होती है। एक्चुअली क्रैम्पिंग और जो कन्वर्जन्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग वर्क की है उससे भी होता है। तो वहाँ पर वो एक्चुअली जो मसल्स हैं वो वीकनेस फील करती हैं, तो कन्वर्जन शो होते हैं, क्रैम्पिंग शो होती है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक डाइट कर रहे हो और आप वर्किंग भी ज़्यादा नहीं है और उसके बाद भी अगर आपको कन्वर्जन हो रहे हैं, क्रैम्पिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है। नॉर्मली हमको क्या यूज़ करना है, मिल्क यूज़ करना है, एग यूज़ करना है, और क्या कहते हैं बटर यूज़ कर सकते हैं, और क्या कहते हैं सीरियल्स, पल्सेस, ये सब यूज़ कर सकते हैं विटामिन B6 के लिए। कन्वर्जन्स धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। ठीक, सेकंड आता है इसके बाद एक विटामिन B2 भी होता है। ये विटामिन B6, B1, B2 ये सब विटामिन बी के ही सपोर्टिव है, सबऑर्डिनेट्स है। तो इन सबको कंबाइंडली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन B2 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करता है जिसको कहते हैं कीलोसिस। कीलोसिस क्या होता है? कीलोसिस जो है एक्चुअली आपने देखा हो कि कभी कभी हमारे जो ये होंठ के जो किनारे हैं ये हमारे फट जाते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि मुंह खोलो तो चिर गया। ये एक्चुअली दैट इज बिहाइंड रीजन ये वहाँ पर विटामिन B2 वो खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी से कम हो जाता है। विटामिन B2 कम हो गया, इसका मतलब वो कीलोसिस हो जाएगा। हिंदी में इसको कहते हैं ओष्ठ विदारण। तो हिंदी में कह लो या कैसे इंग्लिश में इसको हिंदी में कीलोसिस कह लो, कोई दिक्कत नहीं। रोग क्या है वो समझ में आना चाहिए। कीलोसिस मतलब जो होंठ के किनारे हैं वो हमारे चिर जाते हैं, वो उसमें दिक्कत आती है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी होता है? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होता है। इसके लिए भी आप एग वाइट, मिल्क, लिवर, कॉड लिवर ऑयल और पल्सेस यूज कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आता है विटामिन B12। अब यहाँ पर ये विटामिन B12 जो है ये एक्सेप्शन है। एक्चुअली विटामिन बी जो है उसमें जो B12 होता है दैट इज वाटर इनसॉल्युबल। ये एक एक्सेप्शन है कि इसका ये कंपोनेंट जो है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये फैट सॉल्युबल होता है, ये फैट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है वो फैट में इनसॉल्युबल हो जाता है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पेरिनीशियस एनीमिया होता है। पेरिनीशियस एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, वो आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं वो स्पेरिकल्स होती हैं, स्पेरिकल साइज में होती हैं। तो वो स्पेरिकल साइज जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो इस तरीके से चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ से जो क्या कहते हैं आरबीसी का जो साइज है वो रेगुलर ना होकर के इरेगुलर हो जाता है, तो वहां से वो बन जाता है पेरिनीशियस एनीमिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसमें जो एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। पेरिनीशियस एनीमिया को हम क्या कह सकते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी इन हीमोग्लोबिन।
ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन दैट इज पैरानीशियस एनीमिया दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे पास हमको जो होता है पैरानीशियस, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी, हमारे हीमोग्लोबिन में आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये नॉर्मल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन B12 हमको मेनली जो मिलता है ये ज़्यादातर लोगों को क्यों होता है, क्योंकि ये विटामिन B12 का मेन रिच सोर्स जो है वो होता है नॉन वेज, मीट में सबसे ज़्यादा होगा, फिश ऑयल में होगा, ठीक है, एग में होगा, ये विटामिन B12 के रिच सोर्स है। लेकिन नॉर्मल पर्सन इनको यूज़ नहीं करता है, तो इसीलिए वो ज़्यादातर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। अब विटामिन B12, ये सारे विटामिन जो है विटामिन बी के कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद होता है विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। और स्कर्वी डिजीज जो है वो एक्चुअली जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गम्स होते हैं, जिसमें हमारे जो टीथ हैं वो फिट रहते हैं, उन गम्स से ब्लीडिंग होती है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। अगर ये नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और सेकेंडली हमको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, हमारे गम्स से ब्लीडिंग होगी, खून आने लगेगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको फूड, डेली फूड में, इसको तो बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, हमको फूड में, हमारे फूड में एक एलिमेंट्री एलिमेंट जो नेसेसरी एलिमेंट है वो सिट्रस फ्रूट्स होने चाहिए। दिन भर में एक आध सिट्रस फूड या अपने फूड में हमको लेमन, नींबू को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी में विटामिन सी की कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी, अच्छा हाँ, इनके क्या जो है, जो सोर्सेज मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप विटामिन सी के सोर्सेज में आप पल्सेस और वो नहीं लिख सकते, मिल्क नहीं लिख सकते, क्योंकि मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, पल्सेस में नहीं होता, सीरियल्स में नहीं होता, कुछ वेजिटेबल्स में होता है, लेकिन वो मेन सोर्स नहीं है। मेन सोर्स इसका सिट्रस फ्रूट्स ही। विटामिन सी के सोर्स आप केवल क्या लिखोगे, सिट्रस फ्रूट्स लिखोगे। आप पता चले इसमें भी लिखाओ कि मिल्क मिलता है, मिल्क में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, इसमें मिलता है, उसमें मिलता है, नहीं, इसमें केवल आपको क्या लिखना है, सिट्रस फ्रूट्स लिखने हैं, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है एक तो रिकेट्स होता है, और दूसरा होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, तो ऑस्टियोमेलेशिया और रिकेट्स, एक्चुअली रिकेट्स जो है वो नॉर्मली बच्चों में होता है। रिकेट्स को कहते हैं सूखा रोग। इसमें बॉडी के जो मांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल स्किन जो है हड्डी से चिपक जाती है, सूखा रोग कहते हैं इसको। और अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी तो वो इससे डिजीज से ग्रस्त हो जाएगा। और ऑस्टियोमेलेशिया जो है वो एक्चुअली, ऑस्टियोमेलेशिया में हड्डियां जो हैं वो लचीली हो जाती हैं। लचीली का मतलब है फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्लेक्सिबल जैसे रबर की तरह। हाथ को, अब ये हाथ अगर बाई चांस कहीं से टूटेगा तो वो ऐसे क्रैक की आवाज़ आएगी, लेकिन जब हड्डियां लचीली हो जाएंगी ना, तो ये हाथ की जो बोन है वो अगर आप बहुत जोर लगाओगे ना तो ये बेंड कर जाएगा, टूटेगा नहीं, बेंड कर जाएगा। तो कहने का मतलब है वहाँ पर जो क्या कहते हैं बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। एक्चुअली ये नॉर्मली एक एजिड स्टेज में आता है। एजिड स्टेज का मतलब है ये नॉर्मली जो ओवर 50 ईयर से ऊपर के जो पर्सन है नॉर्मली उनमें ये हो जाता है कभी कभी। और वो किसके थ्रू होता है, विटामिन डी। एक्चुअली क्या है, टिल द एज ऑफ 50 की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक नॉर्मली हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो रेगुलरली फॉर्म होती हैं और डिकम्पोज होती हैं। मतलब क्या है, रोजाना कुछ एक अमाउंट, कुछ मिलीग्राम कैल्शियम अमाउंट हमारी बॉडी से रिलीज होता है, और उतना नया कैल्शियम हमारी बॉडी पर बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब आफ्टर एज ऑफ 50 की एज के बाद ये प्रोसेस धीमे धीमे खत्म होता है, कम होने लगता है। यानी रिलीज तो होती है बोन, बट वो नई फॉर्म नहीं होती। नई फॉर्म नहीं होती तो धीमे धीमे वो बोन जो है बहुत वीक हो जाती है, और इसीलिए वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसको कहते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। इसका मेन जो डेफिशिएंसी है वो है विटामिन डी। और विटामिन डी का हमारे पास सोर्स क्या है, विटामिन डी का मेन सोर्स है हमारा एक्सपोजर टू द सन। एक्चुअली लोग कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो सन से मिलता है, सन में विटामिन डी होता है। सनलाइट में कोई विटामिन डी नहीं होता, सनलाइट में केवल यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, विजिबल रेज होती हैं।
वो रेज हमारी बॉडी से इंटैक्ट करती हैं, हमारी बॉडी की स्किन से इंटैक्ट करती हैं, और हमारी बॉडी की जो स्किन है उस स्किन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल से रिएक्शन करके वो विटामिन डी क्रिएट करते हैं। यानी सनलाइट में विटामिन डी नहीं है, सनलाइट में तो केवल रेज हैं, वो एनर्जी रेज पार्टिकल से बनी है। वो एनर्जी पार्टिकल्स, वो रेज जो है हमारी बॉडी के स्किन से इंटैक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी की स्किन में प्रेजेंट जो केमिकल्स हैं उस केमिकल्स को रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये विटामिन डी हमको बॉडी में मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं एक्सपोजर टू द सन, यानी सनलाइट में आप टाइम पास करो, सनलाइट में बैठो आराम से, तो आपको वहाँ से विटामिन डी मिलेगा। अब आप कहोगे सर मई जून में तो गर्मी होती है, कैसे बैठेंगे? अरे यार सुबह शाम तो रहती हैं, दिन भर में तो काम पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो एक अलग केस है। पर नॉर्मली जो है विंटर सीजन में नॉर्मली लोग इस तरीके से यूज करते हैं इस चीज़ को। अब विटामिन डी के बाद हमारा विटामिन क्या हो गया, ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, विटामिन डी हो गया। अब बचा विटामिन ई और के। विटामिन ई जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये एक मस्कुलर पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। और दूसरा जो है ये आरबीसीज को फ्रेजाइल कर देता है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा कर देता है कि अगर उससे कुछ भी कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो टूट जाएगी। फ्रेजाइल आपने देखा होगा, कई बॉक्स पे लिखा होता है जो जिसमें कांच के आइटम होते हैं और उस पर लिखा होता है फ्रेजाइल, होल्ड सेफली फ्रेजाइल आइटम। यानी फ्रेजाइल मतलब इसको ढंग से पकड़ो टूट सकता है। तो यहाँ पर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी आरबीसीज जो है, हमारी ब्लड में जो आरबीसीज है वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, मतलब भुरभुरी हो जाती हैं, थोड़ी ऐसी हो जाती है कि वो टूट जाती हैं। तो वो डेफिशिएंसी किसकी होती है? विटामिन ई की होती है। और एक्चुअली विटामिन ई का जो मेन सोर्स है, विटामिन ई का मेन सोर्स जो है वो होते हैं सीड ऑयल्स। सीड ऑयल्स का मतलब है ऐसे ऑयल्स जो सीड से मिलते हैं, जैसे वीट एक सीड है, ठीक है, और मटर सीड है, उसका ऑयल होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर हमने तो पहली बार सुना है, एक्चुअली होता ही है। गाजर, कैरेट कहते हैं इसको, गाजर के बीज होते हैं, उनसे ऑयल निकलता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ में जो सीड ऑयल आता है तो वो विटामिन ई का सोर्स है। कहीं कहीं पर हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल भी विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई अगर आपको करना है, बॉडी में सप्लाई करना है, तो मेनली आप जो सीड ऑयल्स हैं उनका यूज़ करिए। तो वो सीड ऑयल्स से हमको क्या मिलेगा? विटामिन ई मिलेगा, और उससे हमारी आरबीसीज थोड़ी हेल्दी हो जाएंगी, और हमारे जो मस्कुलर्स जो मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। लास्ट आता है विटामिन के। विटामिन के जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम इंक्रीजिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मतलब ये ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज कर देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तब, डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली हमारी ब्लड, हमें कहीं चोट लग जाती है, हल्की फुल्की चोट लग जाए, खरोच लग जाए, तो क्या होता है हम धीमे धीमे ऐसे साफ करके और फूंक करके और ऐसे चल देते हैं। हल्की सी खरोच लगी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? थोड़ा सा ब्लड रिलीज होगा, लेकिन वो आफ्टर अ वाइल कुछ मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो निकलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्लड में जो विटामिन के है वो आकर के जहाँ से स्किन हमारी रप्चर हुई है, जहाँ से हमारी स्किन खराब हुई है, जहाँ से ब्लड आ रहा है, उस पर आकर एक नेट बना लेगा, और विटामिन के का नेट जो है वो अंदर से आने वाली आरबीसीज को वहीं पर होल्ड कर देगा, जिससे आगे नहीं जाएगा, और वो ब्लड वहीं पर रुक जाएगा। तो मेन जो नेट में आरबीसीज फंस गई हैं, स्किन के ऊपर जो आ गई हैं, वो वहाँ पर धीमे धीमे जम जाएंगी। 1-2 दिन में वहाँ पर काले रंग का एक जो है वो दाग पड़ जाएगा, उसको हटा देते हैं, खुरंट कहते हैं उसको एक्चुअली। तो वो विटामिन के थ्रू बनता है, ठीक है। अब एक्चुअली हमारी ब्लड में विटामिन के कम हो गया, तो जो काम हमारा 10 से 15 मिनट में हो रहा था, अब वो क्या होगा? वो अब 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, यानी लगातार तब तक ब्लड रिलीज होता रहेगा, तो वो नुकसान करेगा। चोट लग जाएगी तो ब्लड ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो वो दिक्कत देगा, ठीक है। तो वो जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इंक्रीज द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, वो विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे विटामिन थे। अब विटामिन के का सोर्स क्या है? विटामिन के का सोर्स जो है वो ग्रीन लीफी और वेजिटेबल्स हैं, मेनली पालक, ठीक है, स्पिनच। जो पालक होती है वो इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है, ठीक है। और लीफी वेजिटेबल जरूर यूज कीजिए, जिससे विटामिन के हमको मिल जाएगा।
तो ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा था विटामिन के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा इनके जो क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। फिर उसके बाद हमने विटामिन के सारे डेफिशिएंसी पढ़ी थी, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है वो पढ़े थे, और इनके सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे हमको वो हमने पढ़ दिए थे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने एक और बायोमोलिक्यूल क्लियर करा, पिछले में हमने एंजाइम क्लियर करा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे अपना जो नेक्स्ट अपना बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, इस टॉपिक में कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।